स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ फॉर 9th क्लास और 9th क्लास के हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और उस सेक्शन में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट शुरू किया हुआ है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों हमने अब तक डिफ्यूजन को स्टडी कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आल्सो ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है ना। आज हम पैसिव प्रोसेस एक और करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। ऑस्मोसिस भी क्या है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है ना बच्चों। आज आप पूरे लेक्चर में बने रहें, ध्यान से पूरा लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना है और बहुत सी बातें एक्सपेरिमेंटल और यू कैन से अपनी डेली लाइफ में हमें आज सीखने को मिलेंगी, उनको भी हमें सीखना है। और जो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस है जो डेली लाइफ में हम अदर एग्जांपल्स देखते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दैट इज ऑस्मोसिस। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो ऑस्मोसिस है इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस। कैसी है? पैसिव है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि द प्रोसेसेस विच अकर्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी वहां पर इस्तेमाल नहीं होती। एनर्जी का मतलब एटीपीज का इस्तेमाल होना, कि कोई एटीपी यहां पर इस्तेमाल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एनर्जी नहीं लग रही है तो इसका मतलब वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, कि वहां पर मूवमेंट ऑफ सोलवेंट देखने को मिलेगी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि यहां पर रिक्वायर्ड है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये ऑस्मोसिस हो सकती है। और ऑस्मोसिस में कि जो सोल्यूट होगा वो स्मॉलर, जो माइन्यूट सोल्यूट होगा दे कैन मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट लार्ज जो सोल्यूट्स होंगे दे कैन नॉट मूव। इसलिए जो मूवमेंट देखी जाती है बच्चों थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट इज ऑफ सोलवेंट और यू कैन से लिक्विड ओनली, ठीक है ना, विच अकर्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, कि जिधर पानी ज्यादा होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि हर किसी मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर उसमें हम सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी केमिकल एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम केमिकल पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है ना। फिर अगर देखा जाए कि फिर डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करें, हाउ वी विल डिफाइन द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि चाहे हम वाटर की बात करें या सॉल्वेंट उसको हम कह सकते हैं, उसकी मूवमेंट होना किससे, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। दो चीजें होती हैं, मींस एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, और सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। कि जिसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर सोल्यूट का पार्टिकल ज्यादा होगा और सोलवेंट लिक्विड कम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जिसके अंदर सोल्यूट कम होगा और सोलवेंट ज्यादा होगा, ऐसे जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसको हम कह सकते हैं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होगा, लेस कंसंट्रेटेड का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि सोल्यूट इज लेस, सॉल्वेंट इज मोर, ठीक है ना, टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो वाटर की मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यू कैन से ऑस्मोसिस, ठीक है ना। मींस ऑस्मोसिस के अंदर हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि वहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल। सिंपल सी बात है बच्चों कि जहां पर पानी ज्यादा होगा और जिधर पानी कम होगा, हायर पानी वाली से लोअर पानी वाली की तरफ
मूवमेंट यहाँ पर होती है। चलिए मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ। ये हमने एक सिस्टम लिया, ठीक है ना। हमने इस सिस्टम को डिवाइड कर दिया है बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर ले ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने इसको सेपरेट कर दिया। ये इसके पोर्स है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। अब आप देखिए कि जो रेड कलर है ये सोल्यूट मैंने दिखाए है यहाँ पे, और ए के अंदर सोल्यूट कम दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सिस्टम में, सिस्टम ए और सिस्टम बी, सिस्टम ए की जो कंसंट्रेशन है कितनी है, ये लेस कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसको डाइल्यूट क्यों बोला, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो सोल्यूट पार्टिकल है उनका नंबर कम है, मींस वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट इज लेस और सोलवेंट इज मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है या जो वाटर की कंसंट्रेशन यहां पर है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बी सिस्टम। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। कैसा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर जो वाटर डिफ्यूज करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो ए टू बी करेगा। किधर करेगा, ए टू बी, मींस वाटर मूवमेंट इन दिस सिस्टम इज फ्रॉम ए टू बी विल अकर। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको हम बेटे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि लेस कंसंट्रेटेड से जो वाटर था वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में गया। इसके लिए हम एक लैब के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और डिमोन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेटअप बनाते हैं। लैब के अंदर एक फनल होती है, इसको हम बोलते हैं थिसल फनल, ठीक है ना। इसका एक ये एंड होता है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे और हम क्या करेंगे, एक शुगर सॉल्यूशन तैयार करेंगे। मींस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। इसका मतलब ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये जो बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, हमने यहां पर प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें तो शुगर ऐड कर दी है तो वाटर कंसंट्रेशन वहां पर कम होगी। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि हमें पता है कि यहां लेस कंसंट्रेशन या वाटर ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर मूवमेंट होगी वाटर की कि H2O मींस वाटर मूव करेगा इनसाइड द, यू कैन से थिसल फनल। अगर यहां पर लेवल पहले A था तो ये इंक्रीज कर जाएगा B तक। तो ये A टू B इंक्रीज क्यों हुआ, ये शो करता है कि इस प्रोसेस में ओस्मोसिस हुई। द राइज फ्रॉम राइज ऑफ वाटर लेवल इन थिसल फनल इज ड्यू टू, किसके कारण हुआ, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के कारण हुआ। ये किसके कारण हुआ, ओस्मोसिस के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ओस्मोसिस में क्या होता है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। इन दिस वे जो ओस्मोसिस प्रोसेस है दिस कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एनिमल सेल, हमारे पास आरबीसीज होती हैं, तो आरबीसीज को दोबारा अब हम ये देखेंगे कि अगर हम उन डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में उसको रखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हम एनिमल सेल लाइक आरबीसी को डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखते हैं देन विच काइंड ऑफ यू कैन से रेस्पॉन्स इज सीन। लेट अस सी, स्टडी द रेस्पॉन्स ऑफ द एनिमल सेल्स दैट इज आरबीसी। कि हम आरबीसी लेते हैं बच्चों, और आरबीसी को अब हम
तीन तरह की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम लेते हैं नॉर्मली, और वो जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशंस की, इट इज कंपैरेटिवली टू द यू कैन से आरबीसी कंसंट्रेशन. तो लेट अस सी these you can say RBCs, they are put in salt solution और ग्लूकोज solution, दोनों में हम इनको रख सकते हैं टू स्टडी द ऑस्मोसिस प्रोसेस कि ऑस्मोसिस में होता कैसे है. ठीक है ना. वी कैन यूज 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट ग्लूकोज सॉल्यूशन. दोनों के हम डिफरेंट 3 कंसंट्रेशन लेंगे एंड इन रेफरेंस टू द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द आरबीसी, कि जो सोल्यूट हो, जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी इन रेफरेंस टू आरबीसी हम लेते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहला हम लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट होगी, इट इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, ठीक है ना, आउटसाइड जो सराउंडिंग सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन और जो साइटोप्लाज्म होगा आरबीसी का, उसकी कंसंट्रेशन दैट इज सिमिलर. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पास आरबीसी है, कि जो आरबीसी है मींस कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यहां पर हमने ये लिया है. तो हमने क्या किया, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने आरबीसी को डाल दिया. ठीक है ना. और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया कि आरबीसी में कोई चेंज नहीं है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आउटर कंसंट्रेशन जो है इट इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन, देन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट अकर. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब कंसंट्रेशन सराउंडिंग सॉल्यूशन की और साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन सिमिलर होगी तो वाटर की मूवमेंट नहीं होती. इसलिए हम एनिमल सेल में कोई चेंज नहीं देखते, हमारे पास एक नॉर्मल शेप का आरबीसी यहां पर मिलता है. तो दैट मीन्स इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट अकर. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई इन यू कैन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन द यू कैन से ऑस्मोसिस डज नॉट अकर. तो आप वहां पे कह सकते हैं बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द यू कैन से साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज सिमिलर, दैट्स व्हाई द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट अकर हियर. नाउ सेकंड केस हम लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो मींस हमेशा याद रखना लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा इसमें सोल्यूट लेस होगा और वाटर ज्यादा होगा. ठीक है ना. विच इज यू कैन से एज कंपेयर टू आरबीसी, मींस आरबीसी का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा और जो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन कम होगा. जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, हमने ये आउटर सॉल्यूशन लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है ना. विच इज यू कैन से लेस देन द आरबीसी कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है. ठीक है ना. तो अब आपको पता है कि यहां पर आरबीसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस आरबीसी के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, सोलवेंट कम है. इसका मतलब सराउंडिंग सॉल्यूशन में क्या है, H2O ज्यादा है. ठीक है ना. और सोल्यूट यहां पर कम है, इसलिए जो नेट मूवमेंट है वो अंदर होगी, मींस आरबीसी के अंदर वाटर जाएगा. और जब आरबीसी के अंदर वाटर जाएगा दे विल स्वेल अप. इसलिए हम देख सकते हैं कि सोलन आरबीसी की जो साइज है आरबीसी का बढ़ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से आरबीसी में चला गया. इस तरह की जब ऑस्मोसिस होती है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडो ऑस्मोसिस. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोस्मोसिस. कि वाटर की जब मूवमेंट इनसाइड हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आरबीसी है ये इसका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कंसंट्रेटेड एज कंपैरिजन टू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपोटोनिक लेस कंसंट्रेटेड है और जो लेस कंसंट्रेटेड होता है उसके अंदर वाटर ज्यादा होता है और ज्यादा वाटर से मूवमेंट लेस वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है. इसलिए यहां पर जो वाटर की जो H2O की मूवमेंट हुई है वो आरबीसी के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये स्वोलन हो गया है और सम टाइम इट में बस्ट, ये बस्ट भी कर सकता है. ठीक है. ड्यू टू एंडोस्मोसिस ये बस्ट भी कर सकता है सेल. ठीक है ना.
नाउ थर्ड केस अब स्टडी करते हैं। अब हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब लेते हैं हाइपरटोनिक इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द यू कैन से एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब अब साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, लेस कंसंट्रेटेड हो गया है, लेकिन जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये मोर कंसंट्रेटेड हमने लिया। इसका मतलब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये कैसा है, ये कंसंट्रेटेड ले लिया है, और जो साइटोप्लाज्म है ये कैसा हो गया, लेस कंसंट्रेटेड। मींस अब साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सराउंडिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर की नेट मूवमेंट है वो आरबीसी से बाहर आ जाएगा, मींस वाटर कंटेंट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब आरबीसी के साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, हम देखते हैं कि जो आरबीसी है वो सिकुड़ जाएगी। द साइज ऑफ द आरबीसी विल बी श्रंकन। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द वाटर कंटेंट ऑफ द आरबीसी कम्स आउट ड्यू टू ऑस्मोसिस। लेकिन इसको हम सिंपल ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर सेल के अंदर से वाटर बाहर आ रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। क्या कहेंगे इसको, एक्सोस्मोसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस दो तरह की होती है, दैट इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है ना। जब किसी सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तब वो एंडोस्मोसिस कहलाता है, और जब किसी सेल के बाहर वाटर बाहर जाता है और वो श्रंक कर जाता है, ठीक है, श्रंकन कर जाता है, तब उसको हम एक्सोस्मोसिस कह देते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट से हम जैसे आप जिसको हम क्या बोलते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर अपने मान लो एंडोस्मोसिस स्टडी करनी है तो हम ड्राई कुछ भी यू कैन से सीड्स ले सकते हैं, ग्राम्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ग्राम्स को पानी में भिगोया, अब हमें पता है कि जो ग्राम्स है उनके अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, तो वो क्या करेंगे, वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगे, दे गोट स्वेल अप। तो ये क्या शो करता है कि एंडोस्मोसिस हुई है, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सोस्मोसिस के और एंडोस्मोसिस के स्टडी कर सकते हैं। हम पिकल्स को देखते हैं कि पिकल्स को हम नमक लगा देते हैं जब पिकल डालते हैं। वो क्यों डाला, कि ताकि जो वाटर कंटेंट है उस आम का वो बाहर निकल जाए। तो उसके क्या हुआ, मींस बाहर हमने कंसंट्रेटेड लगा दिया और उसमें से वाटर बाहर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस उसको हम कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं कि अदर एग्जांपल्स ऑफ एस्मोसिस, कि कौन कौन से अलग एग्जांपल्स होंगे। लर्न सम एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ, कि जहां पर ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, हम ले रहे हैं कि कुछ फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि जहां पर वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम होते हैं। तो अमीबा है और पैरामीशियम है। अब ये एक ऑर्गेनिज्म है, मींस एक तरह का हम सेल इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये पॉन्ड के अंदर होगा या वाटर बॉडी के अंदर होगा तो इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड हो गया, और जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो लेस कंसंट्रेटेड हो गया। इसका मतलब वाटर हमेशा अमीबा के अंदर जाएगा ही जाएगा। कंटिन्यूसली दे गेन वाटर इनसाइड देयर बॉडी, तो फिर तो उनको बस्ट हो जाना चाहिए, इनका सर्वाइवल खतरे में होना चाहिए। लेकिन इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कौन से वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो वो जितना वाटर एंडोस्मोसिस से उनके अंदर जाता है तो उतना ही वाटर वो एक्सेस वाटर को इनकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कौन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मींस इसको हमने एक्सोस्मोसिस, आप दोनों चीजें देख रहे हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। सेकंड वन, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हैव टेंडेंसी टू गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। जितने भी हम प्लांट के सेल्स देखते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वाटर को गेन और लॉस कर सकते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम सॉइल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द ऑस्मोसिस। कि हम सभी देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो रूट से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज आल्सो थ्रू यू कैन से ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है सर्टेन प्लांट मूवमेंट्स जो हमें देखने को मिलती है, जैसे उसको बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक का मतलब होता है बच्चों कि हम ये देखते हैं, हमने टच मी नॉट सबने सुना है, छुई मुई जिसको हम कहते हैं। अगर उसके लीव्स ऐसे होते हैं, हमने उनको टच करा तो एकदम से फोल्ड हो गए हैं। इसका मतलब फोल्ड होने का मतलब क्या हुआ कि फोल्ड इसलिए हुआ और वो ड्रूप डाउन नीचे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब क्योंकि जो सेल्स के अंदर वाटर था वो बैक जाइलम में चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीव्स फोल्ड हो गए एंड ड्रूप डाउन। तो इसका मतलब टच मी नोट के अंदर सिस्मोनास्टिक मूवमेंट देखेगी ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि दोबारा से अपनी पोजीशन को
गेन कर लेते हैं। दिस मैकेनिज्म और यू कैन से सिस्टमोनास्टिक मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ द यू कैन से ऑस्मोसिस। क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ना, जो हम देखते हैं कि दिन में जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं, रात को वो क्लोज हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू द ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज ऑन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो बच्चों इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।